Question number 14. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? तो स्टार्टिंग नंबर क्या है 10 और लास्ट नंबर दिया हुआ है 250। इनके बीच में हमें फाइंड करना है नंबर्स जो कि किसके मल्टीपल्स हैं 4 के। अब क्या 10 मल्टीपल ऑफ 4 है? नहीं। तो 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है? 11 भी मल्टीपल नहीं है। 12 मल्टीपल ऑफ 4 है। उसके बाद आता है 16। इसके बाद आएगा 16 प्लस 4 20। 20 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। अब चेक करते हैं कि क्या 250 मल्टीपल ऑफ 4 है। इसका मतलब कि 250 कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है 4 से, मतलब 250 4 का मल्टीपल नहीं है। अब 250 के पहले कोई ऐसा नंबर जो कि मल्टीपल ऑफ 4 हो, तो 248 चेक करते, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 4 से। इसका मतलब कि लास्ट नंबर इस सीरीज में क्या होगा 248, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होगा और लाई करता है बिटवीन 10 एंड 250 के बीच में। अब हमें अपना एपी क्या मिल गया 12, 16, 20 और लास्ट नंबर 248। अब यहाँ पे फाइंड करना है कि हाउ मैनी मल्टीपल्स, मतलब ये कितने टोटल नंबर्स हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 4 हैं। तो ए हमें क्या मिल रहा है फर्स्ट टर्म 12, डी कॉमन डिफरेंस मिल रहा है 4 और ए एन मतलब लास्ट टर्म मिल रहा है हमें 248। तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 248 इक्वल टू 12 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है और डी हमें पता है 4। 12 को भेज दिया इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या मिलेगा 248 माइनस 12 इक्वल टू 4 इंटू एन माइनस 1। तो यहाँ मिलेगा 236 इक्वल टू 4 इंटू एन माइनस 1। तो n माइनस 1 इक्वल टू मिला 236 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे मिला 59। n माइनस 1 हमें कितना मिल रहा है 59। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 59 प्लस 1। तो n की वैल्यू मिली 60। इसका मतलब कि ऐसे टोटल 60 नंबर्स हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 4 हैं और लाई करते हैं किसके बीच में 10 और 250 के बीच में। Question number 15. For what value of n the nth term of two APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal? तो यहाँ पे हमें दो APs दी गई है AP1 और AP2। बोला जा रहा है कि इन दोनों APs का जो nth टर्म है वो इक्वल है और वैल्यू हमें फाइंड करनी है किसकी n की। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट AP की बात करते हैं। फर्स्ट AP हमारी क्या है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए कितना है 63 और डी कॉमन डिफरेंस कितना है सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग 65 माइनस 63 तो मिलेगा 2। अब इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी इस एपी में ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन क्या मिल रहा है हमें 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। तो ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2, 2n प्लस 61 इक्वल टू ए एन। अब बात करते हैं सेकेंड एपी की। सेकेंड एपी क्या दिया हुआ है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म कितना है 3, कॉमन डिफरेंस है 10 माइनस 3 मतलब 7। अब इस एपी की nth टर्म कितनी हो जाएगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 3 प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी की वैल्यू है 7। 3 प्लस 7n माइनस 7 तो 7n माइनस 4 इक्वल टू हमें मिल रहा है nth टर्म। अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि बोथ nth टर्म्स आर इक्वल। दोनों nth टर्म इक्वल है, मतलब फर्स्ट एपी की nth टर्म इक्वल टू सेकेंड एपी की nth टर्म। तो इन दोनों का इक्वल कर देते हैं तो क्या मिलेगा 2n प्लस 61 इक्वल टू 7n माइनस 4। तो यहाँ से हमें मिलेगा 5n इक्वल टू 65। तो n की वैल्यू क्या मिल रही है हमें 65 डिवाइडेड बाय 5। तो n की वैल्यू मिल रही है 13। इसका मतलब कि A13 इस AP का और A13 सेकेंड AP का दोनों इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 16. डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12. एक AP की थर्ड टर्म कितनी दी हुई है A3 इक्वल टू 16, ये हमें दिया हुआ है। अब सेवेंथ टर्म की बात की जा रही है कि सेवेंथ टर्म हमारी एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म A5 बाय 12। मतलब अगर हम
12 को ऐड करेंगे A5 में तो हमें क्या मिलेगा A7। अब इस AP की फर्स्ट टर्म क्या मान लिया हमने A और कॉमन डिफरेंस मान लिया D। A3 इक्वल टू 16 हमें दिया हुआ है तो A3 को कैसे लिख सकते हैं A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 16 दिया हुआ है A प्लस 2 इंटू डी। ये मिल गई हमें एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमें मिल जाएगी यहाँ से A7 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12 प्लस A5 को लिखा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। इसे सॉल्व कर लेते हैं 2d इक्वल टू 12 तो d की वैल्यू क्या मिल गई 6, कॉमन डिफरेंस मिल गया 6। d की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो 16 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू डी। डी है 6 तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 16 माइनस 12 तो a की वैल्यू मिल गई 4। अब हमें फाइंड क्या करना था डिटरमाइन द AP। AP हमें लिखना है तो फर्स्ट टर्म हो गई हमारी AP की 4, कॉमन डिफरेंस है 6 का तो 4 के बाद तो 4 प्लस 6 कितना होगा 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22 एंड सो ऑन। तो ये हो गई हमारी AP 4, 10, 16, 22, 28 एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 253। तो हमें एक AP दी हुई है, इस AP की लास्ट टर्म से 20th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। नॉर्मली हम क्या करते हैं फर्स्ट टर्म के बाद कोई टर्म फाइंड आउट करते हैं पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लास्ट टर्म से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो लास्ट टर्म की बात की गई है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे अपनी AP को रिवर्स कर देंगे। तो रिवर्सिंग दी AP को जब रिवर्स करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी हमारी लास्ट टर्म। तो 253 जो हमारा लास्ट टर्म था बन गया फर्स्ट टर्म। अब इसके बाद क्या आएगा जब हमें नॉर्मल AP दी हुई थी 3, 8, 13, इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस D कितना था 8 माइनस 3, कॉमन डिफरेंस था 5। D इक्वल टू होता है सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। सक्सीडिंग हमें पता है 253 माइनस P इक्वल टू D। D हमने फाइंड आउट किया है 5 तो P इक्वल टू क्या मिल जाएगा प्रीसीडिंग टर्म 253 माइनस 5 तो 248। तो यहाँ पे 253 के बाद क्या आएगा 248 एंड सो ऑन। इसके अब जो हमारा फर्स्ट टर्म था 3 ये बन जाएगा लास्ट टर्म। 3 के पहले क्या आएगा 8। अब अगर हम इस रिवर्स की हुई AP में कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करें तो कितना आएगा 248 माइनस 253। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है -5। इसका मतलब कि जब हम AP को रिवर्स करते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है। अगर पहले से नेगेटिव है तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है फाइंड दी 20th टर्म। तो 253 के बाद 20th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो A20 क्या हो जाएगा A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। अब इस AP में A मतलब फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी हमारी 253 तो 253 प्लस 19 इंटू डी। डी कितना मिला हमें -5 तो 253 माइनस 19 इंटू 5 95 तो यहाँ से मिलेगा हमें 158। तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म वुड बी 158। Question number 18. The sum of the 4th and 8th terms of an AP is 24. Sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP. तो यहाँ पे AP की 4th मतलब A4 और A8 की बात की गई है कि इनका सम कितना दिया हुआ है 24। सिमिलरली हमें A6 प्लस A10 ये दिया हुआ है 44। अब हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म हमारी क्या है AP की A और कॉमन डिफरेंस मान लिया D। A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 तो मिलेगा 3 इंटू डी प्लस A8 को लिख सकते हैं A प्लस 8 माइनस 1 मतलब 7D इक्वल टू 24। तो यहाँ से मिला 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सॉल्व करते हैं A6 प्लस A10 को। A6 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D। सिमिलरली A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू
44। तो यहाँ से मिलेगा 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। यहाँ से हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो क्या होगा, सिंपली सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 को फ्रॉम 1। सिंपली सब्सट्रैक्ट, तो ये क्या बन जाएगा, -2a प्लस 14d बन जाएगा -14d प्लस 44 बन जाएगा -44। तो 2a से 2a कैंसिल, यहाँ पे मिलेगा -4d इक्वल टू -20। माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू क्या मिल रहा है 20/4 मतलब 5। d की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो क्या मिलेगा 2a प्लस 10d 10 इंटू 5 इक्वल टू 24। तो यहाँ से मिलेगा हमें 2a प्लस 50 इक्वल टू 24 मतलब 2a इक्वल टू 24 माइनस 50। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2a इक्वल टू -26 और a इक्वल टू मिल जाएगा -13। तो a की वैल्यू हमें मिल चुकी है -13, d की वैल्यू मिल गई है 5। अब फाइंड आउट हमें क्या करना था, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। फर्स्ट 3 टर्म्स में पहला टर्म तो हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म मिल चुका है हमें -13। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा a प्लस डी, तो a प्लस डी हो जाएगा -13 प्लस 5 तो हो गया -8। a प्लस 2d हो जाएगा हमारा थर्ड टर्म, तो -13 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 10 तो ये मिलेगा -3। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट 3 टर्म्स, -13 -8 और -3। क्वेश्चन नंबर 19। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of 5,000 rupees. सुब्बा राव ने काम करना चालू किया 1995 में। उसे पूरे साल में कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी सैलरी, 5,000 रुपीज़ एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ ईच ईयर। हर साल के एंड में उसे इंक्रीमेंट मिलता है कितना, 200 रुपीज़ का। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000 रुपीज़। तो कोई एक साल ऐसा आता है 1995 के बाद जब उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000 रुपीज़ इंक्रीमेंट को मिला के। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा ईयर होगा। तो उसने काम करना कब चालू किया, 1995 में। जब उसने चालू किया तब उसे पहली सैलरी जो मिली एनुअल सैलरी वो कितनी थी, फर्स्ट सैलरी 5,000 रुपीज़। अब उसे इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 रुपीज़ का। इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 रुपीज़ का मतलब हर साल के एंड में उसके 200 रुपये बढ़ जाएंगे। तो सेकेंड ईयर में उसे कितनी सैलरी मिलेगी, 5,000 तो उसे फर्स्ट ईयर की सैलरी मिल ही रही थी प्लस 200 रुपये और मिलेंगे इंक्रीमेंट के। तो टोटल कितना हो गया 5200, 5,200 रुपये मिलेंगे सेकेंड ईयर में। अब थर्ड ईयर में उसे कितने रुपए मिलेंगे, 5,200 तो उसे सेकेंड साल में मिले थे। अब 200 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ तो उसे कितने रुपए मिलेंगे, 5,400 रुपये, 5,400। अब अगर हम इन नंबर्स को एक सीरीज में लिखें तो क्या मिलेगा, 5,000 पहला नंबर, दूसरा नंबर मिलेगा हमें 5,200, तीसरा मिलेगा 5,400 एंड सो ऑन। अब बोला जा रहा है कि कोई एक ईयर ऐसा है जब उसे 7,000 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो सपोज हमने मान लिया कि कभी तो उसे 7,000 मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक AP बन गई है जहाँ पे D कितना है, कॉमन डिफरेंस 200 का, और फर्स्ट टर्म A इक्वल टू हमें मिल रहा है 5,000। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो हमारा AN है 7,000 ये हमें कौन सी टर्म में मिलेगा, मतलब N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो AN इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू हमें पता है कितनी, 7,000, A की वैल्यू है 5,000 प्लस N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, D की वैल्यू है 200। 5,000 को भेजा इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड तो मिलेगा 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू 200 इंटू N माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, 2,000 इक्वल टू 200 इंटू N माइनस 1। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 10 जा 20, तो N माइनस 1 क्या मिला, 10, तो N इक्वल टू क्या मिला, 11। N की वैल्यू मिल गई 11। इसका मतलब कि 11th टर्म हमारी वो टर्म है जहाँ पे नंबर हमें क्या मिल रहा है, 7,000, मतलब सैलरी हमें 7,000 मिल रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि उसने काम शुरू किया 1995 में। 1995 के 11 साल बाद उसे
कितने रुपीज़ मिलेंगे सैलरी में? 7000 रुपीज़। तो ये मिलेगा हमें 2006। इसका मतलब 2006 में उसे 7000 रुपीज़ मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ये है लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का। रामकली saved 5 rupees in first week of a year, then increased her weekly saving by 1.75 rupees. If in the nth week her weekly saving becomes 20.75, then find n. मतलब रामकली यहाँ पे क्या कर रही है, जब साल शुरू होता है उसके फर्स्ट वीक में उसने सेव किए 5 रुपये। फर्स्ट वीक की सेविंग कितनी है उसकी? 5 रुपये। हर वीक उसने अपनी जो सेविंग थी उसे कितने रुपए से बढ़ा दी? 1.75 रुपीज़ से। तो 5 रुपये तो वो जमा करेगी नेक्स्ट वीक, प्लस 1.75 और जमा करेगी। तो सेकेंड वीक में उसे तो सेकेंड वीक की सेविंग कितनी हो जाएगी उसकी? 5 रुपये तो थी, प्लस 1.75, तो ये कितना हो गया? 6.75। सिमिलरली उसकी थर्ड वीक की सेविंग क्या हो जाएगी? जो उसकी सेकेंड वीक की सेविंग थी प्लस 1.75, क्योंकि वो हर वीक इंक्रीज कर रही है अपनी सेविंग बाय 1.75, तो ये हो गया 8.50। अब बोला जा रहा है कि कोई तो वीक ऐसा है nth वीक जब उसकी सेविंग हो जाएगी 20.75। तो ये हमें एक सीरीज मिल चुकी है 5, 6.75, 8.50 और कभी तो हमें मिलेगा 20.75। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 20.75 हमें जब मिलेगा तो उस n की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे सिंपल है, a इक्वल टू 5 दिया हुआ है, d इक्वल टू हमें मालूम है 1.75 और a n की वैल्यू दी है 20.75। तो a n इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 20.75 इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75। इस 5 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में भेजा तो मिलेगा 20.75 माइनस 5 को भी हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं, 0.00 इक्वल टू 1.75 n माइनस 1। यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? 15.75 इक्वल टू 1.75 इंटू n माइनस 1। यहाँ से हमें n माइनस 1 की वैल्यू क्या मिलेगी? 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75। अब हम यहाँ पे डिवीज़न प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए पॉइंट्स हटा लेते हैं, तो क्या मिलेगा? इंटू 100 और नीचे भी इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल। अब 1575 को हम ईजिली डिवाइड करके देख सकते हैं 175 से, तो मिलेगा हमें 9। तो n माइनस 1 मिल गया हमें 9, तो n की वैल्यू मिल गई 10। 9 प्लस 1 10। इसका मतलब 10th वीक ऐसा वीक होगा जब उसकी टोटल सेविंग बन जाएगी 20.75। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 5.2 खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3।